हेलो फ्रेंड्स, अपन ने पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 सारणिक के बारे में एनसीईआरटी क्लास 12 का। आज अपन 4.6 के बारे में पढ़ेंगे। 4.5 तक अपन ने बढ़िया तरीके से पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज अपन पढ़ेंगे 4.6 के बारे में। 4.6 में देखो क्या है, ओनली फॉर एक तरह के क्वेश्चन है 4.6 में। इसमें क्या पूछा है, अवयव और सारणिक के यूज, अवयव और सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बारे में। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको समीकरण दे रखे होंगे, 2 समीकरण या 3 समीकरण, फिर समीकरण को हल करना है। वो आपने क्लास 10th या 6 7 से पढ़ना आपने चालू किया होगा कि समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं। जैसे कैसे देते ना, 2x प्लस का y इजिकल टू 5 और x प्लस का 4y इजिकल टू 8, इसको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो। या फिर आपको 3 समीकरण दे दिया, x y z 3 इक्वेशन आपको दे दी, या फिर 2 इक्वेशन देगी, क्या बचेगा x और y। यदि 3 इक्वेशन होगी तो अचर भी कितने होंगे, 3x y z। तो इनकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू। आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन वो तरीका था आपके 6 7 8 9 10 क्लास में। लेकिन आपको निकालना है क्या, सारणिक का यूज करके, सारणिक का यूज करके आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। सारणिक और अवयव दोनों का यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू निकालना। पहले मैं आपको थोड़ी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये समझाऊंगा कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फिर आप जो 4.6 के बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लगाना। यदि कोई डाउट आए तो मेरे से जरूर पूछना। अब देखो पहले अपन पढ़ेंगे जो हल आएंगे, वो हल क्या होते हैं, निकाय जो हल आएंगे वो क्या होते हैं, संगत और असंगत। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा संगत और असंगत हल क्या होता है, या फिर संगत और असंगत निकाय क्या होते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया, इसका यूज क्या करेंगे। समीकरण में x y और z की जो आपको रेखीय समीकरण दे रखे हैं, रेखिक समीकरण आपको दे रखे हैं, उनको हल करने में सारणिक और अवयव का अनुप्रयोग क्या है। समीकरण जो आपको रेखीय समीकरण दे रखे हैं उनको हल करने में, x y z की वैल्यू निकालने में। अब देखो दो होता है, एक होता है असंगत और एक क्या होता है संगत। असंगत हल और एक होता है संगत हल। अब देखो असंगत हल क्या होता है, जिसका कोई भी हल नहीं आए, हल का अस्तित्व नहीं हो, हल का अस्तित्व नहीं हो तो अपन क्या बोलेंगे, असंगत हल। यदि हल का अस्तित्व है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, संगत हल। देखो शॉर्ट में लिखा हूं, हल का अस्तित्व नहीं हो, यानी हल नहीं हो, हल का अस्तित्व नहीं हो। इसमें क्या हो, हल का अस्तित्व। हल कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 कितने भी हो, लेकिन हल होना चाहिए। इसका हल कोई नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे, असंगत हल या फिर असंगत निकाय। इसको संगत हल या संगत निकाय क्या मतलब हुआ, हल का अस्तित्व हो, हल का अस्तित्व हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, संगत हल। अब देखो, अब ये एक तरह का मेथड है और एक तरह की विधि है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो विधि क्या है, आपको मान लो समीकरण ऐसे दे रखा होगा, a1x प्लस का a2y प्लस का a3z ऐसे मान ले। या फिर आपको तो आप किताब में ऐसे दे रखा होगा, a1 b1 c1 बराबर में d1। ऐसा आता है समीकरण x y z। इधर मान लो ऐसे दे रखा है a2x प्लस का b2y प्लस का c2z बराबर का d2। ऐसा था x y और z के पद, x y और z के पद। यदि पद नहीं हो तो क्या हो जाएगा, 0। यदि पद नहीं हो तो वहां क्या आ जाएगा, 0 बराबर में कोई ना कुछ कांस्टेंट। ऐसा होता है समीकरण 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इक्वल टू 6। एक पद x का, एक पद y का, एक z का और एक अचर पद। अब देखो तीसरी समीकरण में लिख लीजिए a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इक्वल टू d3। देखो ये आपको इस 3 समीकरण दे रखे होंगे। मेथड समझना है आपको पूरे तरीके से। ये एक तरह का मेथड है
विधि है, एक तरह की विधि है, आपको विधि के अनुसार ही चलना पड़ेगा। विधि के अनुसार चलोगे तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा। और करने का तरीका देखो, ये आपको 3 समीकरण दे रखे होंगे। अब देखो, मान लो ये एक तरह की क्या मैट्रिक्स, इधर वाली एक अलग मैट्रिक्स है और इधर वाली एक अलग है। मान लिया ये, अब देखो इसको हटा दो। मान लो एक तरह की क्या है मैट्रिक्स, तो देखो यदि मैं इसको लिखूं, देखो यदि मैं ऐसा लिखना चाहूं भाई ax बराबर b के रूप में लिखना चाहूं, तो देखो एक मैट्रिक्स है A, वो क्या होगी, ये जो आगे कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट लिखे हुए उनको अलग लिख दो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। a में क्या है देखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ये क्या हुई ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, जो एक्स वाई जेड है ना, जिसको सीधे लिख दो एक्स वाई और जेड। अब देखो ये क्या मैट्रिक्स 3x3 की, ये मैट्रिक्स क्या है 3x1 की, 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ। इसमें देखो 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है, पंक्तियां 3 है, स्तंभ क्या है 1। अब देखो आप इसको आपस में गुणा करोगे, a गुणा x, इधर में निकलेगा a गुणा x। यदि आप a गुणा x करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसकी पंक्ति और स्तंभ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि इनको आपस में गुणा करेंगे, a और x को गुणा करेंगे, तो फिर क्या आएगा, आपके जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी 3x1 की। यदि इधर 3x1 की है तो ये भी क्या होनी चाहिए 3x1 की। तो देखो यहाँ से b क्या हो जाएगी d1 d2 d3। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इसको इस रूप में लिखना है ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में। देखो जो a मैट्रिक्स है वो क्या होगी, जो इसमें आगे गुणांक लिखे हुए हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो आपको क्या करना है गुणांक लिखना है, गुणांक लिखना है। वो क्या होगी a मैट्रिक्स x क्या होगी, जिसमें आपके समीकरण है x y z समीकरण, तो क्या देगी x y z, फिर जो अचर है उसको अपन क्या लिख देंगे b में। अब देखो यहाँ क्या किया, ax को गुणा किया है, ये किसके बराबर होना चाहिए b के बराबर। यदि आप ax को गुणा करोगे तो ये ऐसा ही बनेगा 3x1 का। देखो ये क्या है 3x1 की है ना, यदि इसको आपस में गुणा करोगे तो ये भी क्या बनेगा 3x1 का। तो अपन क्या करेंगे, वापस इनका आपस में कंपेयर कर लेंगे, बराबर है ना, बराबर मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में बराबर होंगे, संगत अवयव क्या होंगे बराबर। अब देखो अब यहाँ से आपको समझना है, देखो यदि a व्युत्क्रमी हो गया, a व्युत्क्रमी में मतलब इसका a इनवर्स निकलेगा। यदि भाई मोड ऑफ a नॉट इज इक्वल टू 0, यदि a का परिणाम 0 नहीं है तो वो क्या होगा व्युत्क्रमी आ गया, व्युत्क्रमी यानी कि इसका a इनवर्स आएगा। तो आपने एक पढ़ा है कि a और इनटू a इनवर्स क्या होता है हमेशा 1, a इंटू a इनवर्स क्या होता है हमेशा 1। तो देखो यदि आप इसको a इनवर्स से गुणा करते हो तो ये भी क्या होता है a इनवर्स से गुणा, देखो ये क्या होता है a इनवर्स से मैंने इसको गुणा किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा a इनवर्स से, ये a इनवर्स इधर आएगा, क्योंकि देखो बीच में आगे मैं लिख नहीं सकता, आगे कहाँ लिखूंगा, आगे जगह ही नहीं है। इसको कहाँ लिखा मैंने पहले, इसको भी इधर कहाँ लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो अवयवों का जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, आपको ये पता है। यदि ये वर्ग अवयव है तो ही करेगा, यदि वर्ग अवयव नहीं है तो नहीं करेगा। अब देखो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा ओनली फॉर x, और उधर क्या हो जाएगा a इनवर्स b, इधर क्या आ जाएगा a इनवर्स b। अब तो देखो x किसके बराबर है a इनवर्स b के, तो देखो b तो क्या हो जाएगा ये वाला b, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा भाई 2 4 6 कुछ ना कुछ आएगा, b क्या आएगा 2 4 6 कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। a इनवर्स देखो a यदि ये है, a यदि ये है तो a इनवर्स क्या होगा ऐसा कुछ होगा। इसमें भी देखो क्या है a1 b1 c1 क्या है वैल्यू है 1 2 0 5 10 माइनस का 2 माइनस 4 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आगे लिखा ना -2x -4x, तो वो माइनस की वैल्यू होगी, तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यदि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब देखो x क्या है 3x1 का, 3x1 क्रम का, x क्या है 3x1 क्रम का, a इनवर्स b ये क्या है 3x3 का, इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा 3x3 का, इसका इनवर्स भी क्या होगा 3x3 का, और b क्या है देखो 3x1, b क्या है 3x1। तो देखो ये दोनों समान है ना, ये दोनों समान है। पहले वाले की स्तंभ
और दूसरे वाले की पंक्ति समान होनी चाहिए तभी गुणा होता है। हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, यदि समान है तो फिर जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या होगा, जो पीछे बचा है 3 इंटू 1, इसका भी क्रम क्या होगा 3 इंटू 1, इसका भी क्रम क्या है 3 इंटू 1, तो दोनों क्या होगी सेम ऐसी होगी दिखने में। तो अपनी आ रही है x पहले वैल्यू के बराबर, इसमें क्या देखो x y z, इसमें कुछ हम वैल्यू आएगी 2 5 6 कुछ हम जाएगा, तो क्या करेंगे x पहले वाले के बराबर, y दूसरे वाले के बराबर और z तीसरे वाले के बराबर। ऐसे करके अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हल कर देंगे, इसके अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। लिखो आप एक बार ये अपने को पढ़ा है जब a इनवर्स है, जब एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, यदि a व्युत्क्रमणीय अवयव हुआ तो फिर अपन क्या करेंगे, यदि a व्युत्क्रमणीय अवयव हुआ तो अपन क्या करेंगे, पहले एक बार ये लिखो। अब देखो, अब मैं यहां लिखा रहा हूं आपको, आपने पढ़ा है a व्युत्क्रमणीय अवयव है तो आप किसे करोगे, ax बराबर 20 है, फिर इस a को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर a इनवर्स b। यदि a व्युत्क्रमणीय है तभी तो ये a इनवर्स निकलेगा, लेकिन a व्युत्क्रमणीय हो गया, व्युत्क्रमणीय नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे, यदि मोड ऑफ a इज इक्वल टू 0 यानी कि a क्या है, a व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो a क्या है, एक a व्युत्क्रमणीय अवयव है। यदि a व्युत्क्रमणीय अवयव है तो अपन क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट a इंटू बी, आपको निकालना है क्या, एडजॉइंट a इंटू बी। यदि ये 0 के बराबर नहीं है, यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और यदि ये 0 के बराबर आ गया, यदि ये एडजॉइंट a इंटू बी यदि 0 के बराबर आ गया तो या तो अनंत हल होंगे या फिर असंगत हल होंगे, आप कुछ भी नहीं कह सकते। या तो इसके क्या होंगे अनंत हल या कोई हल नहीं, आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये देखो, यदि a व्युत्क्रमणीय है, आपके ज्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, व्युत्क्रमणीय है तो आपको ऐसे करके हल निकालना है x y और z के। यदि a आ जाए a व्युत्क्रमणीय यानी मोड ऑफ a की वैल्यू आ जाए 0 तो आपको करना क्या है, एडजॉइंट a इंटू बी, आपको निकालना क्या पड़ेगा, एडजॉइंट a इंटू बी। फिर इसको देखना पड़ेगा ये 0 है या नहीं है, पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा ये 0 है या नहीं है। यदि ये 0 हो गया तो इसका कोई हल नहीं होगा, यदि ये 0 हो गया तो x y z या कोई भी हल नहीं होगा। और यदि ये 0 के बराबर हो गया, यदि ये 0 के बराबर हो गया तो अपन कुछ नहीं कह सकते, हल अनंत भी हो सकते हैं और कोई भी हल नहीं हो सकता है। इसका तो फिक्स होगा, क्या होगा, हल होगा ही नहीं। और यदि बराबर 0 हो जाए तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते। ये आप एक बार लिखो, फिर अपन इसके जो आधारित क्वेश्चन है वो मैं आपको जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको पूरा तरीके से समझा दूंगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है सारणिक के अनुप्रयोग से। लिखो एक बार। अब अपन पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 8 के बारे में। थोड़ी आपने पढ़ ली है, अब पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 28 और इसमें आपको मैं बताऊंगा एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए एक्स बराबर बी के रूप में। देखो इसमें ए क्या हो जाएगा, ए क्या होता है जो आगे गुणांक लिखे हुए हैं, ए क्या होता है जो आगे गुणांक लिखे हुए हैं। गुणांक क्या है, 3 - 2 3, 3 - 2 और 3, 2 1 और माइनस का 1, 2 1 और। ये आपको बड़ा देख के लिखना है, छोटी सी मिस्टेक हो गई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। 2 1 -1, 4 - 3 2, 4 - 3 और 2। एक्स क्या होता है, एक्स वाई जेड। बी क्या हो जाएगा, 8 1 4, 8 1 और 4। अब देखो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए निकालेंगे, ए का परिणाम निकालेंगे। यदि फिर इससे क्या करेंगे अपन, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। यदि एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो ये ए वितरण हो जाएगा। आपको चाहिए एक्स की वैल्यू यदि 0 नहीं आई तो अपन क्या करेंगे, इस वाली विधि से कर लेंगे। देखो ए का मान निकालो, ए का यार ए का मान कैसे निकलेगा, अपन इस वाली पंक्ति के सापेक्ष, ये वाले इस वाले स्तंभ के सापेक्ष पर कर रहे हैं पश्चात क्या, देखो 3 2 प्लस का
माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, माइनस सॉरी इसके सापेक्ष कर दे अपन, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा माइनस का 2, फिर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9, माइनस का 4 प्लस का 9, फिर हो जाएगा प्लस का 4, ये हट गया 2 माइनस का 3, क्या जाएगा फिर 2 में से 3 गया माइनस का 1, तो जाएगा माइनस का 3। ये देखो क्या है, प्लस का 5, प्लस का 5 को माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस का 10। यहाँ देखो क्या है, 2 में से 3 गया माइनस का 1, माइनस 1 को 4 से गुणा करेंगे माइनस का 4, 10 3 4 17, यानी क्या माइनस का 17। ये क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि अपन इस विधि से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखो आपको निकालना है क्या, ए इनवर्स, और ए इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आपको भी निकालना क्या पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए आप क्या करोगे, इसका निकालो एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबका सेकंड निकालो, सबका सेकंड निकालो, फिर उसका परिवर्त, पहले सेकंड निकालो फिर उसका परिवर्त। और मैं आपको एक सीधा लिख के बता रहा हूँ। अब देखो ये आपको जैसे मैंने पिछली बार लिखा है, आपको एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वैसे करना है। पहले प्रत्येक का क्या करना है, सेकंड निकालना है, फिर उस सेकंड का सारणिक बनाना है, और उस सारणिक का परिवर्त क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। तो देखो मैं आपको सीधा लिखूंगा साइन के साथ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये वाली हटा दो, ये वाला हटा दो, क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3, 2 माइनस 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा माइनस का 1। फिर अपना अगला करेंगे, देखो ये वाला कहाँ लिखना है, यहाँ, ये वाला अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ। क्यों लिखेंगे, परिवर्त, मैं परिवर्त साथ में कर रहा हूँ। देखो ये वाला माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, 2 प्लस का 4 6, यानी कि माइनस का 6, 2 माइनस 4 यानी कि माइनस का 6। अब ये देखो ये क्या हुआ, ये हट गया, ये हट गया, माइनस का 3 माइनस का 4 क्या होता है, ये देखो माइनस का 6, सॉरी माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10, यानी क्या हो जाएगा प्लस का 10, सॉरी माइनस 10 रहेगा, माइनस का 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 10। अब देखो नीचे वाले को ये हट जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 4 प्लस का 9, माइनस का 4 प्लस का 9 यानी प्लस का 5, यहाँ आता क्या माइनस का, यानी यहाँ क्या जाएगा माइनस का 5। अब देखो अगला क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 3 6 6 माइनस का 12, क्या हो जाएगा माइनस का 5, क्या आएगा, ये क्या, हाँ माइनस का 6। अब देखो अगले वाले में क्या है, हट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1, माइनस का 1 क्या होता है माइनस का, यानी क्या हो जाएगा प्लस का 1। देख लिया ना आपने, माइनस का 9 प्लस का, सॉरी माइनस का 4 प्लस का 9 प्लस का 5। देखो अब इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हटा दो, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 2 माइनस 3 माइनस का 1, इस वाले में क्या हो जाएगा, ये हट जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का 6, 3 माइनस का 3 माइनस का 9, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो गया ना, यानी प्लस का 9। ये देखो वापस प्लस का हट जाएगा, 3 प्लस 4 7, ये देखो ये यहाँ पे क्या आ गया, एडजॉइंट ए, ये यहाँ पे क्या आ गया, एडजॉइंट ए। ये देखो क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट ए। अब आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स होता है क्या है, मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। मोड ऑफ ए आपके पास क्या है, माइनस का 17, तो इसको माइनस 17 से गुणा कर दो। तो देखो क्या जाएगा, माइनस का 1/17, और ये क्या जाएगा एडजॉइंट, यहाँ ही माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 और 9 माइनस का 10 1 और 7। अब अपन यहाँ रहेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स अपन ने निकाल लिया है, इसको अपन यहाँ रहेंगे b से गुणा करेंगे, और जो इसे b से गुणा करो। x तो क्या है, देखो x तो क्या है
एक्स वाई जेड, ये 1/17 बाहर ही रहने दो बेटा, -17 देखो क्या हो जाएगा, -1 5 -1 -6 और 9 -10 1 और 7, बी क्या है, लिखा गया ये रहा 8 1 और 8 1 और, अब देखो अपन क्या रहे, इससे 17 को बाहर ही रहने दें, वापस गुणा करेंगे फिर कॉमन लेंगे तो बात होगी वही है, तो इसको बाहर ही रहने दो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/17 तो बाहर ही है माइनस का, देखो इस वाले को इस वाले से गुणा करो, क्या देगा -8 -5 -4, ये होगा -8, क्या देगा -5 और -4, इसे करेंगे, इससे को जोड़ दो क्या हो जाएगा, इसको देखो -8 2 6 6 6 7 6 8 48 -48 -6 और प्लस का 9 चौक 36, ये देखो -80 प्लस का 1 और 7 चौक 28, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/17, 9 और 5 कितना होता है 8 और 9 17, -17, यहाँ देखो 30 गया, 30 में से 48 में से 30 गया 18, तो ये तो 30 गया, क्या हो गया -18, फिर 17, यहाँ देखो मिस्टेक तो नहीं हुई ना अपने, यहाँ देखो 80 में से 29 गया, 80 में से 29 का कितना बचेगा 51 बचेगा ना, यहाँ क्या जाएगा 51, मुझे लग रहा है यहाँ कोई दिक्कत है आपके, देखो यहाँ पर कोई दिक्कत लग रही है, वापिस गुणा करके देखो, एक बार गुणा करके देखो, यहाँ देखो यहाँ कुछ मिस्टेक है आपके, देखो यहाँ मिस्टेक कहाँ हुई है आपके, ये देखो यहाँ मिस्टेक हुई है आपके, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पर 8 आएगा ना, 8 कैसा आएगा, आपने गुणा में मिस्टेक किया, 8 कैसा आएगा, देखो इसका इसी का ना, ये सेकंड इसी का सेकंड है, देखो इसको हटाओ क्या हो जाएगा 4 2 दूनी 4 और माइनस का 4, यानी कि ये माइनस है ना, माइनस है प्लस है 4 4 + 4 8 होना कैसे चाहिए माइनस का, यानी -8 आपने यहाँ गलती कर दी, यहाँ क्या हो जाएगा 8 × 8 64, तो यहाँ क्या आएगा 64 आएगा। अब देखो अब 64 में से आप इतना घटाओगे तो ये 30, 64 में से 30 गया -34, -34, अब इसको देखो गुणा करो, अंदर माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 से 1 गुणा करेंगे क्या जाएगा 1, ये क्या जाएगा 2, ये क्या जाएगा 3, 37 51। अब देखो गुणा करना क्या है, ये इधर क्या है x y z, इधर क्या है 1 2 3, दोनों क्या बराबर है, तो इसका अपन कंपेयर करेंगे तो क्या होगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, यानी से क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। देखो आपका आंसर आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई डाउट नहीं है, मैंने आज भी मैं आपको बताया था, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, fx = fy = fa + b वाला, x + y वाला, वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर 1-2 साल छोड़ के क्वेश्चन आता है और आएगा इसी बार। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, 6 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, करने का तरीका ये होगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। वो जो क्वेश्चन आते हैं ना 25 से लेकर 30 तक या 26 से लेकर 30 तक, जो मेजर क्वेश्चन आते हैं सबसे बड़े 6 या 7 नंबर के, उनमें ये क्वेश्चन आना जरूरी है, आएगा कम से कम 2 पेज भरेंगे। अभी मैंने कंजूसी की है, यहाँ कंजूसी के तभी इस बोर्ड में आया है क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड छोटा है इसीलिए, वरना ये कम से कम 2 पेज आपके भरेंगे। कैसे भरेंगे, पहले लिखना दिया गया ये, फिर ये निकालना एक, आपको ये लिखना x = b, फिर a लिखना है, y लिखना है, a x और b तीनों लिखना है, फिर लिखोगे a फिर x + b, फिर आप क्या करोगे a का मान निकालोगे, मोड ऑफ a का मान निकालोगे, तब तक आपके 1 पेज बढ़ जाएगा, फिर a का मान निकालोगे तब तो आपको 1 पेज बढ़ जाएगा। यदि a का मान 0 नहीं आएगा तो अपन ये आएंगे इस वाली विधि से करेंगे, इस वाली विधि से फिर आप क्या करोगे a इनवर्स निकालोगे, a इनवर्स निकालने के लिए आपके पास a का परिणाम है, ये आपको चाहिए क्या एडजॉइंट a, तो मैंने यहाँ सीधा कर दिया इतनी जगह में, लेकिन आपको करना क्या, पहले प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना है, सेकंड निकालना है, फिर सेकंड का क्या बनाना है, आयु बनाना है, फिर उसका परिवर्त क्या होता है एडजॉइंट a, तो मतलब 1 पेज इसमें बढ़ जाएगा, 2 पेज तो आपके यहीं बढ़ जाएंगे। फिर अगला पेज
आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी है। ये वाली कैलकुलेशन मैंने यहाँ शॉर्ट की, कैलकुलेशन करोगे फिर इसकी आपस में तुलना करोगे, तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली नंबर 4 चैप्टर 4 सारणिक कंप्लीट होता है। अवयव और सारणिक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके सॉल्यूशन के लेक्चर आपके अपलोड होते रहेंगे, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा और आप बढ़िया पढ़िए। फिर अपन चालू करेंगे अगला टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सतत सांतत्यता और अवकलनीयता के बारे में। बता लो एक बार ही।